चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। विद्युत विभव और संधारित्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक। आपका एनसीईआरटी में सेकंड चैप्टर में दिया हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, किसी चालक की विद्युतधारिता का व्यंजक क्या होता है। किसी चालक की विद्युतधारिता का व्यंजक क्या होता है। ये आपको पहले बताया गया था। किसी भी चालक को जो हम आवेश देते हैं तो आवेश देने से उसका विभव का मान क्या होता है, बढ़ता है। क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है आपका, भी हो जाता है। भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो उसके बाद बताया था आपको सी इक्वल टू क्या, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता था। क्यू इक्वल टू क्या मिलता था आपको, सी भी मिलता था। बोले थे ना कि जब आवेश का मान बढ़ाते हैं तो विभव का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ता है। और प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाते हैं तो क्या मिलता है हमको, कांस्टेंट में सी मिलता है। इससे ही हम लोग कहते हैं चालक की धारिता। सी को क्या कहते हैं, चालक की धारिता। चालक की धारिता। तो यहाँ पे चालक की धारिता का फॉर्मूला मिल गया क्या आपको, सी इक्वल टू क्यू बटा क्या, भी। अगला दिया हुआ है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है। पहला दिया है वोल्ट, दूसरा दिया हुआ है न्यूटन, तीसरा दिया है फैराड, चौथा दिया है एम्पियर। ठीक। ऐसे संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक इसका सी इक्वल टू क्यू आई भी चलेंगे। इसका तो मात्रक ऐसे कुलॉम वोल्ट, कुलॉम पर वोल्ट भी हो सकता है, मगर यहाँ पे दिया हुआ नहीं है इसमें ऑप्शन में। यहाँ पे एसआई मात्रक दिया हुआ है और एसआई मात्रक इसका होता है आपका फैराड। क्या होता है, फैराड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही। अगर बात करते हैं ए का, ये आपका विद्युत विभव का मात्रक है। न्यूटन आपका किसका मात्रक है, बल का। और ऑप्शन डी किसका मात्रक है आपका, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विद्युत धारिता की बीमा क्या होता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विद्युत धारिता की बीमा क्या होता है। पहले आप इसका फॉर्मूला लिखिए। सी इक्वल टू होता है क्यू बाई भी। सी इक्वल टू क्या होता है आपका, क्यू बाई भी। और क्यू भी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। भी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू क्यू का पावर टू, मतलब क्यू स्क्वायर बाई डब्ल्यू हो जाएगा। अब इसको आसानी से आप डायमेंशन लिख सकते हैं। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है आपका, क्यू इक्वल टू होता है आई टी, और आपका डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू एस, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे आई का डायमेंशन ए और टाइम का डायमेंशन टी, इसका होल स्क्वायर है तो दोनों का पर पावर टू हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, ए का पावर टू और टी का पावर कितना, टू। एफ का डायमेंशन क्या होता है, m1 l1 t माइनस टू। डब्ल्यू इक्वल टू एफ, एफ का इतना होगा ना। और डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का एल हो जाएगा। ठीक। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे आप, ऊपर में आपका कितना है, ए का पावर टू और टी का पावर टू अपॉन m1 l1 l2 हो जाएगा और t माइनस टू। ऊपर जाएगा पावर तो m-1 l माइनस टू हो जाएगा, और t2 और टू फोर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपको, टू हो जाएगा। देखिए m-1 l-2 t4 और a-2, ये आपका इसी को सुधार लीजिए आप। माइनस टू ना करके, माइनस टू ना करके उसको कितना कर लेना है, प्लस टू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ये क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होता है। वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होता है। इसके लिए आपको गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता क्या होता है आपका, सी इक्वल टू एप्सलन फोर पाई एप्सलन नोट आर होता है। फोर पाई एप्सलन नोट आर होता है। तो आप देख रहे हैं कि धारिता जो है त्रिज्या का समानुपाती है। जब त्रिज्या का मान बढ़ेगा तो धारिता का मान भी क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो किसके समानुपाती है, ये गोलीय चालक की त्रिज्या के समानुपाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि एक शीशे की छड़ को हवा संधारित्र के बीच रखा जाए तो इसकी धारिता का मान क्या होगा। देखिए शीशा का छड़ आपका ऐसे भी कह सकते हैं कि शीशा के छड़ जो है वो आपका परवैद्युत पदार्थ है। शीशा का छड़ क्या है आपका, परवैद्युत पदार्थ है। इसको रखने से इसका धारिता का मान क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। जैसे मान के चलिए कि अगर हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ही बात करते हैं, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस टाइप का होता है। एक आपका संग्राहक होता है और एक संघनक होता है ना। एक संग्राहक पट्टी और एक संघनक पट्टी होता है। ठीक। एक भू योजित होता है आपका, कनेक्ट होता है अर्थ से,
बोला कि इसके बीच में कोई हम कुछ अलग पदार्थ को रखते हैं, जैसे परावैद्युत नियतांक का एक माध्यम है। ये आपका क्या हो गया, शीशा का छड़ एक परावैद्युत पदार्थ हो गया। अब बात आता है परावैद्युत पदार्थ किसको कहते हैं, जिसमें विद्युत का चालकता नहीं होता या तो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उसको हम लोग कैसा पदार्थ कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ठीक, ऐसे नॉर्मल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डिफिनेशन होता है सी इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ए बाई डी होता है। क्या होता है, सी इक्वल एप्सिलॉन नोट ए बाई डी होता है। ठीक अब देखिए, अगर यहाँ पे एप्सिलॉन नोट ए बाई डी, अब बोला आपको कि हवा में ही कांच का माध्यम है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा, जो कांच के लिए होगा, कांच की छड़ के लिए। उस कंडीशन में कह सकते हैं कि जब एप्सिलॉन आर का वैल्यू होगा तो यहाँ पे वैल्यू बढ़ेगा, तो आपका धारिता का मान भी क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। ठीक, क्योंकि ऊपर में है ना, तो प्रोपोर्शनैलिटी है। ठीक है टेक्स्ट दिया है, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह क्या है। ठीक, अब बात ये बात याद ध्यान में रखना है आपको, संधारित्र का दो प्रकार का संयोजन होता है, एक श्रेणी क्रम और दूसरा समानांतर क्रम। ठीक, आपसे पूछ क्या रहा है, श्रेणी क्रम संयोजन को पूछ रहा है। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन इस टाइप से होता है। ठीक, मान लेंगे यहाँ पे C1 है, यहाँ पे C2 है, यहाँ पे क्या है आपका C3 है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक के लिए जो समान रहता है वो आपका आवेश का मान समान रहता है। यहाँ पे जो आवेश, इसमें भी Q, इसमें भी Q, इसमें भी क्या होता है आपका Q होता है। और सबका विभव अलग अलग होता है, इसका विभव अलग, इसका विभव अलग, और इसका विभव अलग होता है। ये बात को आपको ध्यान में रखना है कि जब आपका श्रेणी क्रम संयोजन होगा, क्या होगा, आपको श्रेणी क्रम संयोजन होगा। श्रेणी क्रम में आपका प्रत्येक पर आवेश का मान समान होता है, आवेश का मान समान होता है, और विभव का मान अलग अलग होता है, विभव भिन्न होगा। ठीक ना, विभव क्या होगा आपका, भिन्न होगा। इसी वजह से अगर इसका श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग। ठीक, तो अगर पहले इसके पहले पढ़े आप लोग सी इक्वल टू क्यू बाई भी पढ़े, सी इक्वल टू क्या पढ़े, क्यू बाई भी पढ़े। ठीक ना अब क्यू इक्वल टू क्या पढ़िएगा, सी भी पढ़िएगा। क्यू इक्वल टू क्या पढ़िएगा, सी भी। क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सी भी। आपको ऐड किसको करना है इसको ऐड करना है C1 C2 और C3 को। और सबका आपका विभव का मान सबका क्या है, अलग अलग है। अगर हम निकालेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस क्या V3। सब पर चार्ज सेम और कैपेसिटेंस सबका अलग अलग दिया हुआ है। तो V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, Q बाई सी। यहाँ भी हो जाएगा Q बाई C1 और Q बाई C2 प्लस Q बाई कितना C3। क्यू तो कॉमन हो जाएगा, तो 1/C इक्विवेलेंट हम लोग कह सकते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये आपका फॉर्मूला मिलेगा किसका, आपको श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला मिल गया। यहाँ से चीज याद रखना है, जब श्रेणी क्रम संयोजन होगा तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 करेंगे। कोई इसमें दिक्कत नहीं ना है। अब आपको ये तो क्लियर हो गया क्या समान रहता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन में आपका समान क्या रहता है, सब पर आवेश समान रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संधारित्रों के समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक राशि के लिए समान रहती है वह क्या है। श्रेणी का जो समानांतर क्रम संयोजन होगा तो उसमें प्रत्येक राशि में क्या समान रहता है, तो समानांतर क्रम संयोजन इस टाइप से होता है। मान के चलिए कि यहाँ पे आपका समानांतर क्रम संयोजन का एक डायग्राम दिख रहा है ना। ठीक, यहाँ पे आपका C1 है, ये आपका C2 है, यहाँ पे C3 है। श्रेणी क्रम संयोजन में आपका क्या सेम था, आवेश सबका सेम था। ठीक, जबकि समानांतर क्रम संयोजन में सबका विभव समान रहता है, सबका विभव समान, जो विभव इसका वही विभव इसका, वही विभव इसका, सबका बदलता है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसमें चार्ज सबका अलग अलग होता है। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। जब श्रेणी क्रम संयोजन होगा क्या रहेगा आपका,
सॉरी समानांतर है ना, इसमें क्या है आपका समानांतर है। जब समानांतर रहेगा आपको तो प्रत्येक पर विभव समान रहेगा, विभव समान रहेगा। ये तो आपका आंसर तो क्लियर होगा कि आपका विभव समान होगा। उसके आगे भी हम लोग कुछ देख लेते हैं, ठीक। और आवेश सबका अलग होगा, आवेश आवेश भिन्न होगा, आवेश क्या हो जाएगा सबका भिन्न होगा, ठीक। ये बात आपको नोट करना है, ठीक ना। अब देखिए Q इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लिख सकते हैं। Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। कुछ देर पहले हम बताएं C इक्वल टू Q बाई भी और Q इक्वल टू सी भी। Q इक्वल टू क्या बताएं सी भी। तो यहाँ भी लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट इंटू भी सबका इक्वल है। तो यहाँ भी हो जाएगा C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी हो जाएगा, ठीक। C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी कॉमन लेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। यहाँ भी और भी इसका कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट क्या मिल जाएगा आपको, C1 प्लस C2 प्लस C3। आई बात समझ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। तो दोनों क्लियर हो गया आपका। जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रहेगा, समानांतर संयोजन होगा, आपको समानांतर समूहन करेंगे तो उसमें आपका सब पर आवेश का मान क्या रहेगा, सेम रहेगा। समानांतर में सॉरी श्रेणी में, उल्टा बोल दिए, श्रेणी में आपका आवेश का मान सबका क्या रहेगा, सेम रहेगा। जबकि समानांतर में सब पे आवेश का मान अलग अलग रहेगा, और इस पे विभव सेम रहेगा, ठीक। जब आवेश आवेश सेम तो विभव अलग, और जब आप विभव सेम तो आवेश अलग। ये बात को ध्यान रखना, दोनों का फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट दिया है 2 माइक्रोफैराड तथा 4 माइक्रोफैराड के दो संधारित्र श्रेणीबद्ध है तथा इनके चरम सिरों पर 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। तो 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र पर विभवांतर क्या है, ये बात को थोड़ा ध्यान रखना है कि 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड, ये आपका 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड, तो कितना वोल्ट से आपको ऐड किया है, 1200 वोल्ट से ऐड किया है ना। यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड है, यहाँ पे क्या है 3 माइक्रोफैराड है, तो श्रेणीबद्ध में ही इसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ये बात ध्यान में रख रहा है आपको, ठीक। जब सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इसका अगर हम लोग निकालेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/C इक्विवेलेंट हो जाएगा। सीरीज का ही ना फॉर्मूला बताएं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2 प्लस 1/3 हो जाएगा। 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, यहाँ पे 3 प्लस कितना 2, 3 प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसमें दिक्कत नहीं ना है। 2 और 4 है, वो अब गलती लिखा गया, 2 और कितना है 4 है। 2 प्लस कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। 2 और 4 का एलसीएम कितना 4, तो यहाँ पे 2 प्लस आ जाएगा 1, तो 1/C इक्विवेलेंट 3/4। तो C इक्विवेलेंट का जब वैल्यू निकालेंगे तो 4/3 माइक्रोफैराड आ जाएगा। मतलब C का वैल्यू कितना 4/3 माइक्रोफैराड। ये बात आपको तो पता है इतना। अब इसके सिरों पर आवेश का मान निकाल लेते हैं हम, क्योंकि आवेश तो श्रेणी क्रम में है, दोनों का आवेश तो सेम होगा। श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश का मान दोनों का क्या होगा, सेम होगा, ठीक। तो हम निकालेंगे Q का मान, तो Q इक्वल टू क्या होता है C भी होता है, और C का वैल्यू कितना दिया है 4/3, और इंटू कितना हो जाएगा V का वैल्यू 1200, ठीक। यह कितना से कटेगा 400 से कटेगा, तो कितना आ जाएगा 1600, आपका कितना आ जाएगा माइक्रो कूलम आ जाएगा, 1600 माइक्रो कूलम आएगा। आपको निकालना है क्या है, पहला संधारित्र पर विभव का मान। तब V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका Q/C1 हो जाएगा। Q का वैल्यू 1600 और इसका वैल्यू 2, कटेगा कितना आ जाएगा 800, 800 वोल्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना में दिया है, सी में दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 50 माइक्रोफैराड धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। 50 माइक्रोफैराड संधारित्र वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, तो ऊर्जा इसका क्या होगा। इसमें दिया हुआ है क्या है आपको, इसमें दिया है आपको मान किसका, सी का दिया है मान 50 माइक्रोफैराड। तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 गुना 10 का पावर माइनस 6 माइक्रोफैराड हो जाए, 10 का पावर माइनस 6 फैराड हो जाएगा, ठीक। अब देखिए उसके बाद भी का मान दिया है 10 वोल्ट, आपको निकालना है ऊर्जा का मान। यू इक्वल टू होता है 1/2 सी भी स्क्वायर, 1/2 सी भी स्क्वायर, 1/2 सी का वैल्यू कितना दिया है 50 गुना 10 का पावर माइनस 6, भी का वैल्यू हो जाएगा 10 का पावर 2 स्क्वायर करेंगे तो इसका, ठीक। ये कटेगा कितना से कटेगा, ये 25 से कटेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपको
25 गुना 10 का पावर -4, -6 + 2 तो -4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 2.5 गुना 10 का पावर कितना, -3 जूल। 2.5 गुना 10 का पावर -3 जूल। ऑप्शन नंबर ए में सही दिया हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 10 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, उस पर आवेश क्या हो, तो उस पर आवेश क्या होगा। मतलब इसमें क्या वैल्यू दे दिया है आपको ई का वैल्यू दिया है इसका 10 माइक्रोफैराड और भी का वैल्यू दिया है आपको 10 वोल्ट। माइक्रोफैराड को चेंज करेंगे तो 10 का पावर 10 गुना 10 का पावर -6 फैराड हो जाएगा। और Q इक्वल टू क्या होगा आपको सी भी ई का वैल्यू 10 गुना 10 का पावर -6 और भी का वैल्यू कितना 5 दिया है। भी का वैल्यू कितना दिया है 5 दिया है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 गुना 10 का पावर -6 कूलम। देखिए मिल रहा है 50 गुना 10 का पावर -6 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विद्युत विभव की बीमा क्या है। विद्युत विभव की बीमा क्या है। विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है आपका V = W/Q होता है। W का फॉर्मूला क्या होगा F × S अब बाई Q। F का वैल्यू क्या होता है बताइए। F का डायमेंशन m1 L1 T-2, IS का डायमेंशन L बाई Q का डायमेंशन AT। क्या हो जाएगा m1 L2 T-2 अपॉन AT। ठीक तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर में जाएगा तो m1 L2 T-3 और a-1। ठीक ना। देखिए T-2 और -1 -3 हो जाएगा m1 L2 T-3 a-1। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक। टेस्ट दिया है एक गोलीय चालक को आवेशित किया जाता है तो इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक। ये बात पहले भी आपको हुआ कि जब गॉस का थ्योरम में भी बात आपको बताया था, गॉस का प्रमेय में बताया गया था कि जब किसी गोलीय चालक को हम आवेशित करते हैं तो आवेश इसके सतह पर वितरित होता है। आवेश इसके सतह पर वितरित होता है, इसके अंदर में आवेश का मान, जो आवेश का मान इसके अंदर में है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होता है। ठीक। पहले तो ये चीज समझना है आपको कि समानांतर प्लेट दो चीजें यहाँ पे आपको बताए। सबसे पहला बात बताए परावैद्युत के बारे में। ठीक। आपको बोले परावैद्युत किसको कहते हैं तो हम बोले वैसा सबस्टांस, वैसा पदार्थ जिसपे फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं परावैद्युत नहीं कह सकते हैं। जैसे और बोलेगा आपको चांदी परावैद्युत है तो नहीं है, हाँ एल्युमिनियम परावैद्युत है तो नहीं है। ठीक। तांबा परावैद्युत है तो नहीं है। परावैद्युत क्या रहेगा आपका प्लास्टिक हो सकता है, कांच हो सकता है, शुद्ध पानी हो सकता है क्योंकि शुद्ध पानी विद्युत का क्या है कुचालक है। ठीक। ये बात तो क्लियर हो गया परावैद्युत किसको कहते हैं। बोला आपको कि समानांतर प्लेट संधारित्र। ठीक। संधारित्र का 3 प्रकार है, गोलीय संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। तीनों है मगर आपको आपका सिलेबस में दिया हुआ जो संधारित्र है तो आपका समानांतर प्लेट संधारित्र ही दिया हुआ है। इसमें बताया कुछ देर पहले भी कि एक संग्राहक होता है और एक संगणक होता है। एक संग्राहक पट्टी और एक क्या संग्राहक पट्टी, इसको भू योजित किया जाता है, भू के संपर्क में होता है अर्थ के ही। ठीक। इसके बीच का डिस्टेंस अगर d होता है, इसके बीच का डिस्टेंस अगर d हो तो C = ε0a/d इसका क्या होता है धारिता का फॉर्मूला होता है। अभी हम क्या बोले कि जब इसके एप्सिलॉन नोट की जगह पे क्या हो जाएगा आपको एप्सिलॉन नोट की जगह पे हो जाएगा एप्सिलॉन × एप्सिलॉन r हो जाएगा। उस कंडीशन में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका एप्सिलॉन की जगह पे जब कोई परावैद्युत माध्यम डालेंगे तो उसका वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। 1 से ज़्यादा होगा तो आपका एप्सिलॉन r की जगह यहाँ पे C का वैल्यू क्या हो जाएगा बढ़ेगा। C का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका बढ़ेगा। तो उस कंडीशन में इसका धारिता का मान क्या हो जाएगा आपका बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। परावैद्युत पदार्थ डालेंगे तो धारिता का मान क्या हो जाएगा इसका बढ़ जाएगा। ठीक। अब कुछ और एक इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा, आपसे कोई पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन कि हम या तो एक फार्मूला होता है इसका, एक फार्मूला होता है कि जब कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ डालते हैं जिसका चौड़ाई हम मान लेते हैं कि r है, जिसका चौड़ाई क्या है r है। ठीक। तो उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा। जब कोई पदार्थ जब समानांतर प्लेट के संधारित्र है उसके बीच में जब कोई पैरेलल जब कोई परावैद्युत पदार्थ डालते हैं जिसका चौड़ाई कितना है r है तो उसका संधारित्र का धारिता क्या होगा। उसका फॉर्मूला होता है C = a × ε0 अपॉन अपॉन क्या हो जाता है इसका d - r × 1 - 1/ε0
आर हो जाता है। आर इसका चौड़ाई, आर किसका चौड़ाई, जो परावैद्युत माध्यम डालें उसका चौड़ाई है यहाँ पे, ठीक ना। आर क्या है, जो परावैद्युत माध्यम डालें उसका क्या है, चौड़ाई है। ठीक, अब जब कोई परावैद्युत माध्यम डाल, परावैद्युत पदार्थ डालेंगे तो अब ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव इस टाइप से आपको दे सकता है। ठीक, अब चौड़ाई कहीं पे एक्स मान लेगा तो वहाँ आर की जगह पे एक्स हो जाएगा, बाकी सारा चीज सेम रहेगा। अब दूसरा क्वेश्चन इसको बदल के ऐसे भी दे सकता है कि जब इसमें परावैद्युत समानांतर प्लेट में बीच में परावैद्युत ना डाल करके हम कोई धातु डालेंगे तो क्या होगा। ठीक, कोई धातु डालेंगे तो बाबू इसका जो चौड़ाई होगा ना, यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा ऐसे ही। ठीक, धातु डालेंगे तो जो आर का मान है, आर का मान किसके बराबर हो जाएगा, डी के बराबर हो जाएगा। आर का मान किसके बराबर हो जाएगा, डी के बराबर। यहाँ पे हो जाएगा डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। अब धातु के लिए प्रवाहितांक एप्सिलॉन आर का मान होता है इन्फिनाइट, तो 1/इन्फिनाइट हो जाएगा। आई फिर यहाँ पे 1 - 0 तो 0, और फिर d - d तो 0, तो c = a एप्सिलॉन नोट बाई 0, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, इन्फिनाइट हो जाएगा। बात समझ में आया इतना। नेक्स्ट दिया है किसी संधारित्र पर आवेश की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है। किसी संधारित्र पर आवेश की स्थिति ऊर्जा के व्यंजक क्या होता है। स्थिति ऊर्जा के व्यंजक आप पढ़े थे 1/2 CV²। U इक्वल टू क्या, U इक्वल टू 1/2 CV²। इसका बहुत सा फॉर्मेट में चेंज किया जा सकता था। ठीक, अगर C का वैल्यू हम Q/V लिख देंगे, C का वैल्यू क्या लिख देंगे, Q/V, तो U इक्वल टू हो जाएगा 1/Q/V इंटू V²। तो V से भी कैंसिल, तो U इक्वल टू 1/2 QV भी फॉर्मूला इसका मिल गया। ठीक ना इस तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ पे तो क्या आपको जो मैच कर रहा है, आपको 1/2 CV² मैच कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट दिया है दो चालकों के बीच आवेश का वितरण से, दो चालकों के आवेश के वितरण से इसमें ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास होता है। ठीक, नेक्स्ट दिया है जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तब इसकी धारिता का मान क्या होगा। समानांतर प्लेट संधारित्र है, C = ε0A/d होता है। यही बोल रहा है कि जब d का मान बढ़ाएंगे, d का मान बढ़ाएंगे तो धारिता का मान क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। आप खुद से सोचिए कि जब d का मान बढ़ाएंगे आप तो धारिता का मान क्या होगा, डी का मान बढ़ाएंगे, डी का मान बढ़ाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे C इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी है, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी है। इसका मतलब कि जब डी बढ़ाएंगे तो C क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो डी बढ़ाएंगे तो C क्या हो जाएगा आपका, घट जाएगा। उसके बाद ये संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए सेम रहती है, प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहता वह क्या है। कुछ देर पहले सारी चीज बताए थे। जब श्रेणी क्रम संयोजन होगा तो प्रत्येक राशि के लिए जो समान होगा वह क्या होगा आपका, आवेश समान होगा। प्रत्येक राशि में क्या समान रहेगा, आवेश समान रहेगा। नेक्स्ट दिया है संधारित्रों के समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वो क्या रहता है आपका, विभवांतर रहता है। ठीक ना, समानांतर संयोजन में क्या रहता है, विभवांतर समान रहता है। नेक्स्ट दिया चंद्रमा की धारिता लगभग क्या होता है। चंद्रमा की धारिता लगभग क्या होता है, तो हम लोग चंद्रमा को ऐसे भी कह सकते हैं कि हम चंद्रमा को लगभग गोलाकार मान के चलेंगे, और चंद्रमा का जो त्रिज्या है वो लगभग 13737 होता है। चंद्रमा का जो त्रिज्या है वो आपका 1737 होता है। चंद्रमा का त्रिज्या याद रख लेना इस बात को आप लोग, 1737.4 किलोमीटर। ठीक, इसको अप्रॉक्स हम लोग लिख सकते हैं 1737 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक ना, अब इसको आर का वैल्यू तो मिल गया हमको 1737 किलोमीटर। ठीक, अब इसको चेंज करेंगे मीटर में तो 1737 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। इसको डेसिमल डालेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं R = 1.737 × 10⁻6 मीटर। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। आपको निकालना क्या है, इसमें आपको धारिता निकालना है। तो गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला आपको पढ़े थे, C = 4/ε0r। क्या पढ़े थे, C = 4/ε0r। तो 4 पाई का वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन नोट का वैल्यू 8.85 × 10⁻12, और आर का वैल्यू कितना होता है 1.737 × 10⁻, कितना 6 हो जाएगा। ठीक, इस सारा को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको तो आपका आएगा 193 लगभग। अप्रॉक्स आपका कितना आ जाएगा 193 × 10⁻, कितना हो जाएगा
यहाँ 6 है, वहाँ पे 6 तो -6 हो जाएगा। तो C इक्वल टू 193 माइक्रो फेराइट लगभग आएगा। 193 ऑप्शन में तो नहीं दिया है, ऑप्शन में नहीं दिया तो ऑप्शन डी दिया है ना, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है। तीन संधारित्र है, मतलब कि C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू कितना दिया है, C दिया हुआ है, इक्वल टू कितना दिया है, C है। बोला कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। किस क्रम में जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। परिणामी धारिता का मान क्या होगा, ठीक। अभी कुछ देर पहले बोले आपको कि जब श्रेणी क्रम में संयोजन होगा तो उसका धारिता क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट का वैल्यू 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3 होता है, ठीक। तो 1/C1 का वैल्यू C, 1 यहाँ भी C, यहाँ भी 1/C। अगर C एलसीएम लेंगे तो ऊपर में 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऊपर में जाएगा तो C/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए C में मैच कर रहा है, ठीक। 21 का क्या हो जाएगा आपका C हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वैद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है। तो आपको याद होगा W बराबर क्या होता है, ME1 - क्या cos थीटा होता है। उसके बाद दिया है, यदि कोई समरूप क्षेत्र जेड अक्ष के अनुदिश है, जब जेड अक्ष के अनुदिश रहेगा तो कि इसका समविभव किधर होगा, एक्स वाई तल में होगा। जेड अक्ष के अनुदिश रहेगा तो समविभव तल किस में होगा, एक्स वाई में होगा। किस में होगा, एक्स वाई में होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, 5 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 20 किलो वोल्ट तक आवेशित करने में आवश्यक ऊर्जा का मान क्या है, ठीक। आपको दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है आपको इसमें सी का वैल्यू दिया है 5 माइक्रोफैराड और भी का वैल्यू दिया है 20 किलो वोल्ट। आपको निकालना क्या है, यू इक्वल टू होता है 1/2 CV²। इसको चेंज करेंगे फेराइड में तो 5 × 10⁻⁻6 फेराइड हो जाएगा। इसको चेंज करेंगे तो 20 × 10⁻3 वोल्ट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ निकालेंगे तो 1/2 सी का वैल्यू 5 × 10⁻⁻6 और भी का स्क्वायर है ना, तो 20 × 20 और गुना 10 का पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गया। अब देखिए ये भी आपका कट जाएगा कितना से, 10 से कट जाएगा, ठीक। तो 20 × 10 200, 200 × 5 बराबर 1000। 1000 जूल आएगा। 1000 जूल तो इसमें नहीं मिल रहा है, तो 1000 जूल को आप 1 किलो जूल लिख सकते हैं। 1 किलो जूल ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया हुआ है ना, दिया हुआ। नेक्स्ट दिया है, समान धारिता के n संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में जोड़ा गया और फिर किस में जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। समान धारिता के संधारित्र को पहले किस में जोड़ा गया, समानांतर क्रम में, फिर किस में जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। n संधारित्र है, ठीक। अगर समानांतर क्रम में जोड़ेंगे इसको, समानांतर क्रम में जोड़ने पर आप बोलिए समानांतर में C इक्वल टू क्या होता है, C इक्विवेलेंट इक्वल टू, तो CP से डिनोट करना, पैरेलल हो जाएगा, समझ में आ जाएगा इससे, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा कि आपको C1 + C2 + C3 आई कहाँ तक है, n तक है, C + C + C n तक। तो CP का वैल्यू कितना हो जाएगा, NC हो जाएगा। जब इसी को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, इसी को किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/CS इक्वल टू 1/C + 1/C + 1/C कहाँ तक, n तक। तो 1/CS का वैल्यू कितना आ जाएगा, n/C आ जाएगा। अगर CS का निकालेंगे तो C/n मिल जाएगा। मतलब ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। रेशियो किसका बोल रहा है, रेशियो बोल रहा है पैरेलल का और सीरीज का। तो पैरेलल का कितना आया था, NC आया था। सीरीज का कितना आया, C/n आया, C/n आया। अब देखिए C से C कैंसिल हो गया, n ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, n का स्क्वायर। देखिए ऑप्शन नंबर C में मिल रहा है। नेक्स्ट दिया है, तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है। तीन संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता क्या है, C है। किसमें जुड़ा है, आपको समानांतर क्रम में जुड़ा है, ठीक। मतलब C1 = C2 = C3 = कितना, C जुड़ा हुआ है किसमें, समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो CP = C1 + C2 + C3 हो जाएगा। तो CP इक्वल टू हो जाएगा क्या आपको, C + C + C = 3C हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 3C, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दिया है,
समान धारिता का 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड होता है। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब तुल्य धारिता क्या होगा। मतलब इसमें भी आपको बोल रहा है कि समान धारिता का 3 संधारित्र है। कहने का मतलब कि C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 है। आई इक्वल टू C मान लेते हैं, इसको इक्वल टू कितना मान लेते हैं, C। जोड़ा किस में गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अब तुल्य धारिता कितना दिया है इसका, K दिया है। तो 1/CS इक्वल टू हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 1/CS इक्वल टू हो जाएगा 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। CL में 3 हो जाएगा। तो CS का जो वैल्यू मिलेगा आपको C/3 मिल जाएगा। और CS का वैल्यू कितना दिया है आपको, 6 दिया है। कितना दिया है, 6 दिया है। तो 6 माइक्रोफैराड इक्वल टू C/3। तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ठीक। IC को बोल रहा है किस में जोड़ने के लिए, समानांतर में जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो CP इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। 18 माइक्रोफैराड प्लस 18 प्लस 18, तो 18 18 18 दिया कितना हो जाएगा, 54 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना में, सी में देखिए दिया हुआ है। ठीक। नेक्स्ट दिया है दो संधारित्र जिनकी धारिता C1 तथा C2 है, समानांतर क्रम में जुड़ता है। जब पैरेलल में जुटेगा तो CP इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया हुआ है। ठीक। नेक्स्ट दिया है चार संधारित्र में प्रत्येक संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैराड है। चार संधारित्र है और चारों में प्रत्येक की धारिता कितना है, 2 माइक्रोफैराड है। तो मतलब कहने का कि C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C4 इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड दिया है। इसको जोड़ना किस में है, बोला कि कैसे जोड़ेंगे, तो इसका धारिता आपका 8 माइक्रोफैराड आएगा। देखो 2 को 4 जोड़ दो, इसमें किस में, पैरेलल में जोड़ दो। C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 बराबर 8 माइक्रोफैराड आ जाएगा। आएगा ना, कितना आ जाएगा आपका। तो इसको किस में जोड़ना पड़ेगा, आपको समानांतर में जोड़ना पड़ेगा। किस में जोड़ना पड़ेगा, समानांतर में। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। नेक्स्ट दिया है किसी भूयोजित चालक को, किसी भूयोजित मतलब होता है जो भू के संपर्क में है, विरोधित आवेशित चालक के निकट ले जाने के बाद वाले चालक विद्युत धारिता का मान क्या होगा। बाद वाले चालक विद्युत धारिता का मान क्या होता है, बाद वाले चालक विद्युत धारिता का मान क्या होता है आपका, बढ़ जाता है। ठीक। नेक्स्ट दिया है किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा। किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को जब रखेंगे ठीक, विद्युत क्षेत्र में जब चालक को रखेंगे तो उसके अंदर चालक विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चालक के अंदर ऐसे भी विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है। ये बात याद है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। आज के लिए इतना ही। जो भी फिर नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे इस टॉपिक का, तो इस चैप्टर का भी 1 और 2 वीडियो आपको मिलेगा। मतलब अप्रॉक्स हम लोग 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर लेंगे ताकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नहीं छूटे।